मोस्ले के आवर्त सारणी के नियम को लिखिए। ठीक है, मतलब मोस्ले का जो आवर्त सारणी, मोस्ले ने जो आवर्त सारणी दिया है उसका क्या नियम है, उस नियम को लिखना है। मोस्ले के आवर्त सारणी के नियम को लिखिए अथवा आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को लिखिए। यानी कि मोस्ले का जो आवर्त सारणी होता है उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी भी बोला जाता है। इसलिए क्वेश्चन है क्या, मोस्ले के आवर्त सारणी के नियम को लिखे अथवा आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को लिखे। तो इसका उत्तर क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का चौथा स्थान मोस्ले नामक वैज्ञानिक का है। तत्वों के वर्गीकरण का चौथा स्थान मोस्ले नामक वैज्ञानिक का है। अपने समय में ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि तत्वों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के मतलब तत्वों के वर्गीकरण का चौथा स्थान मोस्ले नाम का वैज्ञानिक का है। अपने समय में ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि तत्वों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यानी जो मोस्ले थे इसके मेन उन्होंने सिद्धांत किस पे दिया, परमाणु संख्या पे दिया। ठीक है, कि तत्वों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, परमाणु संख्या की परिभाषा लिखिए। परमाणु संख्या क्या होता है, तो किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कोई भी तत्व होता है, किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, अर्थात जेड बराबर पी बराबर ई। यानी जितना परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यानी किसी तत्व या परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, अर्थात जेड बराबर पी बराबर ई। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतर बता दें। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या अंतर है। यानी मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोस्ले के ही आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी कि मोस्ले के आवर्त सारणी और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या अंतर है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का क्रमांक का आवर्त फलन होता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। यानी जो मोस्ले थे उन्होंने जो आवर्त सारणी बताया किस पे उन्होंने मेन सिद्धांत दिया बताया, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। फिर दूसरा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ रूप। सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग को प्रकृति संख्या के रूप में लिखा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसको उसके जो वर्ग होता है उसको प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा जाता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से लिखा जाता है। यानी कि जो मोस्ले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या की तरह लिखा जाता है, जबकि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में वर्ग को रोमन अंक से लिखा जाता है। फिर तीसरा क्या, आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप कहा जाता है, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी को लघु रूप कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है, लघु रूप, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप कहा जाता है। क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु संख्या तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु संख्या परमाणु भार की अपेक्षा अधिक सुविधा होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु संख्या को अपनाने से सुविधा इसलिए होती है कि परमाणु संख्या के बराबर उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु संख्या को अपनाने से सुविधा इसलिए होती है कि परमाणु संख्या के बराबर उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और उस तत्व के आवर्त सारणी में आवर्त वर्ग तथा बलव का स्थान प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है। यानी कि आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को अपनाने से अपेक्षा परमाणु संख्या को अपनाने में इसलिए सुविधा होती है क्योंकि उसमें परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और उस तत्व के आवर्त सारणी में आवर्त वर्ग तथा बलव का स्थान प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है। ठीक है, कैल्शियम है। कैल्शियम का हम परमाणु संख्या निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 2 प्रथम कथन में 2, दूसरे कथन 6 और 2 को ऐड किए 8, तीसरे कथन में 8 और चतुर्थ कथन में 4। यानी कि लास्ट में किसमें समाप्त हुआ, एस ब्लॉक में समाप्त हुआ, इसलिए यह एस ब्लॉक का तत्व है।
और कितना कक्षक संख्या है 1 2 3 4, यानी 4 कक्षक संख्या इसलिए यह चतुर्थ आवर्त का तत्व है। अब है वर्ग इसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यह द्वितीय वर्ग का तत्व है। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अभी तक 114 तत्व ज्ञात हुआ, टोटल मिलाकर के अभी तक 114 तत्व ज्ञात हुआ है। सबसे हल्का तत्व क्या कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल तत्व 88 है। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल तत्व 88 है। मानव द्वारा खोज किए गए कृत्रिम तत्व की संख्या 21 है। मानव द्वारा खोज किए गए कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? तो 21 है। इधर देखते हैं। धातु तत्व की कुल संख्या 87 है। अधातु तत्व की कुल संख्या 22 है। धातु ठोस द्रव रूप में होता है। पारा धातु तत्व की कुल संख्या 87 है। अधातु तत्व की कुल संख्या 22 है। धातु ठोस द्रव रूप में पाया जाता है। पारा द्रव अवस्था वाला धातु तत्व है। तो पारा जो है क्या है? द्रव अवस्था वाला धातु तत्व है। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को मुलायम धातु कहा जाता है। सोडियम को चाकू से काटा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को कैसा धातु कहा जाता है? तो मुलायम धातु कहा जाता है। सोडियम को चाकू से काटा जाता है। लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। और सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। सीजियम को अधिक क्रियाशील और अधिक विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है। जो सीजियम है उसको अधिक क्रियाशील और अधिक विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। सबसे अधिक तन्य और विद्युत का सुचालक धातु चांदी है। तो सबसे अधिक तन्यता और विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा? आघात वर्धनीय यानी जिसे पीटने पर उसका आकार बढ़ सके वो कौन सा है? सोना है। धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है। जो धातु होता है उसको आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है। बिस्मथ और लेड धातु विद्युत का अत्यंत कम चालक है। हम जानते हैं कि धातु क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन बिस्मथ और लेड धातु जो है विद्युत का अत्यंत कम चालक है। बहुत उसमें चालक की मात्रा जो होता है यानी विद्युत प्रवाह यानी लाइन प्रवाह करने की जो क्षमता होता है, मात्रा होता है, बहुत ही कम होता है। तो धातु लेकिन क्या है? चालक बहुत कम है। अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर लिखा जाता है। जो अधातु होते हैं उसको आवर्त सारणी में दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। आयोडीन और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु है। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है तो क्या? अधातु, लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक है। आयोडीन और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु है। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो ब्रोमीन अधातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में अधातु होता है। ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में अधातु होता है। फास्फोरस अधातु को जल में डुबा कर रखा जाता है। यानी कौन ऐसा धातु है जिसको जल में डुबा कर रखा जाता है? तो फास्फोरस। यानी फास्फोरस धातु को जल में डुबा कर रखा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु ऑक्सीजन है। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु ऑक्सीजन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु फ्लोरीन है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन है तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक भी धातु कौन सा होगा? फ्लोरीन है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व और अद्वितीय तत्व कहा जाता है। यानी कार्बन सभी जगह पाया जाता है इसलिए इसे सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। यानी कार्बन को सार्वभौमिक तत्व और अद्वितीय तत्व कहा जाता है। ठीक है। अति लघु उत्तरीय हम प्रश्न को देखे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या लिथियम नियॉन और केडोनाइजन त्रिक बनाते हैं? हाँ, लिथियम नियॉन और पोटेशियम क्या है? डोमिनाइडर त्रिक सिद्धांत को पालन करते हैं। यानी कि लिथियम का परमाणु भार और पोटेशियम का परमाणु भार को जब हम जोड़ करके आधा करेंगे तो क्या है कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर आएगा। ठीक है। अब है क्या CaSrBa डोमिनाइडर त्रिक के उदाहरण है? नहीं। इसका परमाणु भार को जोड़ करके अगर हम आधा करते हैं, अगर इसके बराबर है तो डोमिनाइडर त्रिक सिद्धांत है, लेकिन बराबर नहीं है तो डोमिनाइडर त्रिक सिद्धांत नहीं है। मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। मेंडलीव के आवर्त सारणी का मूल आधार क्या है? परमाणु भार। जो मेंडलीव थे वो अपना आवर्त सारणी किस पर दिए थे? परमाणु भार पे। आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार क्या है? परमाणु संख्या पे। यानी मोस्टले जो थे आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। मेंडलीव किसमें कितने तत्व ज्ञात था? 63। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम को लिखे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं।
मेंडली पुरुष के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इनके समय में तीसरा तत्व ज्ञात था। सन 1869 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण नियम इस प्रकार दिए कि तत्वों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। आर्गन की परमाणु त्रिज्या क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या से बड़ी है। क्यों? आर्गन का जो परमाणु त्रिज्या है क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या से बड़ी है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या से आर्गन की परमाणु त्रिज्या बड़ी है। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसलिए क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या से आर्गन की परमाणु त्रिज्या क्या है? बड़ी। तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या इस कथन को पुष्टि करे। यानी तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है परमाणु संख्या, इस कथन को पुष्टि करे। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु संख्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु संख्या से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है तथा उसकी सहायता से उस तत्व की आवर्त सारणी या आवर्त स्थान, वर्ग स्थान तथा बलों की जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि क्वेश्चन था क्या? तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या इस कथन की पुष्टि करे। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु संख्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु संख्या से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है तथा उसकी सहायता से उस तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त स्थान वर्ग स्थान तथा बलों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कार्बन है, ठीक है, 1:2 होगा, कितना परसेंट कक्षा देती है? कक्षा 2 कक्षा। इसलिए इसमें कौन सा ब्लॉक पे समाप्त हुआ? पी ब्लॉक पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त किया, इसलिए पी ब्लॉक का तत्व है। कितना कक्षा की संख्या? 2 कक्षा की संख्या, द्वितीय वर्ग का तत्व है। और ये 4a वर्ग का तत्व है। ठीक है, लास्ट में जो है उसका संयोजकता कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4a, इसलिए 4a वर्ग का तत्व है। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस कथन की पुष्टि करें। तत्वों के वर्गीकरण का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रमुख माना जाता है। तत्वों के वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, वर्ग, आवर्त, ब्लॉक, परमाणु त्रिज्या। तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस कथन की पुष्टि करें। क्वेश्चन था तत्वों के वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, परमाणु संयोजकता, वर्ग, आवर्त, ब्लॉक, परमाणु त्रिज्या इत्यादि की जानकारी होती है, जैसा कि नीचे के उदाहरण से स्पष्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन है 1:2 या पी ब्लॉक का तत्व या द्वितीय वर्ग का तत्व है या 6a वर्ग का तत्व है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।